नमस्कार, हम प्रदीप कुमार अहाँ सब गोटा के स्वागत करे छी अपन सीटेट प्लेटफॉर्म चैनल पर। आ एगो नया वीडियो के साथ अहाँ के सामने में सीडीपी के महाविश्लेषण क हर एक क्वेश्चन के डील करे के छे, जैसे अहाँ के हर एक डाउट के क्लियर कैल जाए। ठीक छे, तो अहाँ सब गोटा जैसे से वीडियो के अंत तक बनल रहू, कतौ जाए के जरूरत नहीं छे और ध्यान से विश्लेषण के सुनू और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्र सहयोगी के साथ जैसे से शेयर करियो और हाँ चैनल के सब्सक्राइब जरूर करियो और अपन समर्थन द क चैनल के आगे बढ़े के प्रयास करियो। चलू शुरू कैल जाए छे। शुरू करे छी सीडीपी के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यह, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है। देखियो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए अहाँ हिंदी शिक्षण में पढ़ने लगे भाषा किसे कहते हैं, तो अपने भाव और विचारों को जिस माध्यम से हम दूसरे के सामने में प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों और भावों को ग्रहण करते हैं, वह क्या कहलाता है, भाषा। और अहाँ के पता है भाषा के विकास बच्चा में जन्म से भी हो जाए और कब तक चलते रहे, मृत्यु पर्यंत। और भाषा सीखे के सबसे संवेदनशील समय मानल जाए पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन के समय, आयु 2 से 6 वर्ष। तो ये तो बस हिट एंड रन क्वेश्चन है, रन एंड हिट सॉरी। तो इनमें देखियो भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि है एक जन्म पूर्व अवधि। देखियो जन्म पूर्व में भगले से बच्चा गर्भावस्था में छे, ओई दौरान नहीं। 2 पूर्व बाल्यावस्था बिल्कुल, 3 मध्य बाल्यावस्था, 4 में किशोरावस्था। तो सब गोटा के पता है बिल्कुल हिटेड क्वेश्चन है। पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन के समय, आयु 2 से 6 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहे निम्न में से कौन सी कोहल वर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। कोहल वर्ग अहाँ के पता है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया जिसे चारित्रिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने क्या जांचा कि बच्चे सही और गलत के बारे में कैसे सोचते हैं। कोहल वर्ग ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आधार माना और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और उन्होंने कुछ बातें कही, क्या कही कि स्तर 1 के बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बच्चे सही और गलत के बारे में अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अब चूंकि इस शोध के लेल कोहल वर्ग साहब जैसे 20-25 बच्चा पर शोध करके जकर आयु अलग अलग रहे, ओकरा सामने में हिंज नामक व्यक्ति के कहानी सुना कर दुविधा उत्पन्न करके ओई के आधार पर बच्चा के सब प्रश्न पूछलके आ बच्चा जे जवाब दलके ओई जवाब के आधार पर नैतिक विकास के 3 अवस्था में बांट दलके। इस सब गोटा के पता है, पहला पूर्व परंपरागत अवस्था आयु 4 से 10 वर्ष, दूसरा परंपरागत अवस्था आयु 10 से 13 और तीसरा उत्तर परंपरागत अवस्था आयु 13 वर्ष से ऊपर। और सब के 2 गो उपभाग है। पूर्व परंपरागत अवस्था के भी 2 उपभाग है, जिसमें स्तर 0 पर यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, स्तर 1 पर जैसे से दंड एवं पुरस्कार या दंड एवं आज्ञाकारी, स्तर 2 पर यह आत्मभिरुचि प्रतिफल अभिमुखता। फिर अवस्था 2 जे परंपरागत अवस्था करो भी 2 उपभाग है। स्तर 3 अच्छा लड़का अच्छी लड़की, स्तर 4 अधिकार संरक्षण अभिमुखता या कानून व्यवस्था। फिर तीसरी अवस्था के भी 2 उप अवस्था है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। तो में सीधे पूछ रहा है कोहल वर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था कौन है। तो में देखियो प्रसुप्ति अवस्था ये दलखिन है ना, नहीं सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। देखियो तीसरी अवस्था के पहला चरण तो बिल्कुल ही देने छे। आ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो पता है यहाँ के पियाजे देने छे। उद्योग बनाव अधीनता के बारे में कतौ चर्चा है नहीं, तै दुआरे सही जवाब होते कोहल वर्ग के अनुसार 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 छे, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। देखियो अध्याय सीडीपी के अध्याय 9 समाज में लैंगिक भेदभाव या रूढ़िवाद धारणा। ठीक है, अहाँ के पता है कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा कोई भी कार्य कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा कोई भी कार्य जिसमें लड़के को अधिक वरीयता दिया जाता हो लड़की को कम, या लड़की को अधिक वरीयता दिया जाता हो लड़के को कम, वह क्या कहलाता है, लैंगिक रूढ़िवाद धारणा या पक्षपात या भेदभाव। ठीक है, ये सब एके भ गए। तो की करे के छे, तो कक्षा में सब के समान रूप से माने के छे और सीखे के समान अवसर दे के छे।
तो देख रहा छे लड़कियों की तुलना में किन पर अधिक बल देता है, लड़कों पर जय की ज्यादा बल दल के मैडम जी। तो मैडम जी की कह रहा छथिन यो, जेंडर पक्षपात। आ जब दुनू के समान देते रहे तो जेंडर पहचान, समरूपता, जेंडर रिलेशन एक दूसरे से जोड़ते रहे तो संबंधता होते रहे। तो इसमें सही जवाब होते 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखियो, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, फिर 9वां अध्याय से 2 क्वेश्चन। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। देखो ध्यान रखो, बच्चा में कक्षा में जो जेंडर रूढ़िवादिता के रहल छे तो ओकरा जाहिर सी बात छे प्रोत्साहन करे के चाहिए कि हतोत्साहन, तो हतोत्साहन करे के चाहिए, कम करे के चाहिए। तो कौन तरीका अपने जैसे जेंडर भूमिका की हते कम हते, तो ऑप्शन के आधार पर देखियो, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। देखियो सबसे बड़ी चीज है जेंडर पक्षपात के बारे में की करियो, अहाँ चर्चा करियो से हमरा कौन व्यवहार से बच्चा में जेंडर पक्षपात की भरल छे, उत्पन्न भरल छे। आ दू में छे जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जा कि विशिष्ट दलिए तो अहाँ भेदभाव कर रहल छिए। 3 जेंडर पृथक खेल समूह बनाना नहीं। 4 जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, यह जेंडर पृथक खेल समूह, लड़का को अलग खिलाना, लड़की को अलग खेलने का अवसर देना। फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, लड़का को अलग बैठने की व्यवस्था, लड़की को अलग। तो ये नहीं है विशिष्ट हते वह कोनो एगो पर बल दे दिए। तो सही जवाब क्या नंबर 1 नंबर। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करबे, आपस में विचार विमर्श करबे से कौन एहन कार्य के द्वारा, गतिविधि के द्वारा हम जेंडर भेदभाव कऽ लै छिए, ठीक है, जैसा अहाँ दूर कऽ सकै छी ओकरा। तो बिल्कुल 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 यह, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो अकरा कोई गोटा भूल सके छिए, हे सरकार वाइगोस्की हो, ठीक है। बच्चे के सक्रिय जिज्ञासा को देखते हुए जब भी चर्चा थे बच्चा के विकास पर समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है या समाज का योगदान सबसे अधिक है, जै कि समाज का योगदान या सांस्कृतिक योगदान देते अहाँ कत्तो नहीं जाओ, अहाँ वाइगोस्की साहब के खोज को की कह दियो, टिक लगा दियो, की कह दियो सरकार, टिक लगा दियो। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर क्या नंबर 2 नंबर, चूंकि ई घोषणात्मक ज्ञान छे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल देखियो, कहे जिग्सा पहेली को करते समय, जिग्सा पहेली पजल अहाँ जाने छे, इसमें एक चित्र के अलग अलग टुकड़े होते हैं जिसको दिमाग लगाकर जोड़ने पर एक पैटर्न बनता है। तो कहे जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से बातें करती है और कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं, संबोधित करते हैं, यानी वाइगोस्की ने इस तरह की वार्ता को किस रूप में माना है। तो जाहिर सी बात है अध्याय 5 में यहाँ पियाजे कॉल वर्ग वाइगोस्की के सिद्धांत में पढ़ लिए रहे से पियाजे ने कहा कि बच्चों में विचार पहले और भाषा बाद में उत्पन्न होता है। इन्होंने पियाजे साहब ने कहा कि कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय अगर स्वयं से बातें करेगा तो उसे हम अहम केंद्रित वार्ता कहेंगे, ईगो सेंट्रिक स्पीच। लेकिन जस्ट ये बात के वाइगोस्की साहब कहलखिन से अगर कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय स्वयं से बातें करेगा तो उसे हम व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच कहेंगे या कहते हैं। तो बिल्कुल वाइगोस्की साहब के अनुसार पूछ रहा है, तकर सही जवाब की हेतु व्यक्तिगत वार्ता। बिल्कुल अंग्रेजियों के नहीं ध्यान दे देवे टाइम में, प्राइवेट स्पीच, किया कि अहाँ के अंग्रेजी में कनियो डॉट हते, हिंदी में कनियो डॉट हते, तो अंग्रेजी लोग चले छे सीटेड। बिल्कुल। तो सही जवाब हते कि व्यक्तिगत वार्ता। और सुनिए, कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय स्वयं से बातें क्यों करता है, तो अपने कार्य को दिशा देने के लिए, अर्थात कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। चलिए 6 के 1 नंबर आंसर। आ जोर से बोलना हते नहीं, पार या ढांचा इसकी फोल्डिंग हते नहीं, आत्म केंद्रित तो कलखिन दोसर भाव में। पियाजे साहब आगे चलियो। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है। देखियो बच्चे को संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर क्या करना, सहयोग प्रदान करना, किसका उदाहरण है। तो कोनो दिक्कत नहीं है, आके पहले बता दे, प्रबलन हते नहीं, री इनफोर्समेंट के कहल जाए छे, री इनफोर्समेंट, प्रबलन कहियो या पुनर्बलन कहियो, किसी चीज को बार बार दोहराना, तो बार बार दोहरा रहा है नहीं। अनुबंधन, अनुबंधनो मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना।
आ मॉडलिंग रोल प्ले हते नहीं, सबसे बेस्ट पार या ढांचा या मचान वाइगोस्की के अनुसार पढ़ लिए न, एसके फोल्डिंग, एसके फोल्डिंग, पार या ढांचा या मचान या सहयोग देना या सहारा देना। इसमें बच्चे शुरू से ही किसी के मदद के आधार पर ही कार्य शुरू करता है, तो यही है पार या ढांचा या मचान, सबसे बेहतरीन वाइगोस्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। यानी इनमें से जो ऑप्शन में 4 दिया हुआ है उसमें से कौन व्यवहार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पियाजे के बारे में तो जानते छे, जब तक अहाँ नहीं जानबे तब तक काम नहीं चलत। पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने क्या जांचा कि बच्चों में बुद्धि का विकास कैसे होता है, अर्थात बच्चे समस्याओं का समाधान कैसे करता है। इसके लिए पियाजे ने स्वयं के बच्चे पर शोध किया और इन्होंने बौद्धिक विकास के यानी संज्ञानात्मक विकास की कितने अवस्था दिया, 4। पहली अवस्था का नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, आयु 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आयु 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आयु 7 से 11। और चौथी अवस्था का नाम है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आयु 11 वर्ष से ऊपर। तो अपना सब गोटा के पूछ रहा है मूर्त के कौन गुण छिए, तो एक में देखो कैसे परिकल्पित निगमनात्मक तर्क असाध्यात्मक विचार। तो देखियो ध्यान रखियो परिकल्पना जा की चर्चा अले तो ये गुण छे अमूर्त से। अमूर्त मतलब कि जो वस्तु नजर के सामने में नहीं हो उसके बारे में सोचना, तो उसके बारे में सोचेंगे तो परिकल्पना ही तो करेंगे। औपचारिक के तो दोसर छे निगमनात्मक, जेमे नियम होए तो ई हते मूर्त के बिल्कुल नहीं। 2 देखियो संरक्षण आ कक्षा समावेशन। संरक्षण आगे बंदे संरक्षण वह गुण है जिसमें किसी वस्तु के कुछ गुणों को बदलने पर उसका मूल गुण नहीं बदलता है। अहाँ के पता है से मान के चलू कटोरी में जे से दूध के मात्रा है तकर हाइट कम रहते आ ई 200 ग्राम दूध है, मान के चलू 200 ग्राम आ यहाँ दूध के जे एगो लंबा गिलास में अहाँ दऽ दिलिए, लंबा गिलास में तकर हाइट की भ गेलै बढ़ गेलै, लेकिन 200 ग्राम के बदला में 400 ग्राम हते कि नहीं। तो देखिए कुछ गुणों को बदलने पर यानी इसकी ऊंचाई को आप बदल दिए तो इसका जो मूल गुण है, इसकी जो मात्रा है वो बदला है नहीं बदला है, तो उसी गुण को कहते हैं क्या, संरक्षण। और संरक्षण विकेंद्रीकरण गुण पर आधारित होता है। विकेंद्रीकरण अर्थात ऐसा गुण जिसमें बच्चा एक समय पर अनेक पक्षों पर ध्यान केंद्रित करता है उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो यह सीधे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। कक्षा समावेशन मतलब कक्षा से जुड़ जाना या जोड़ लेना बच्चे को। 3 देखियो अस्थगित अनुकरण आ पदार्थ स्थायित्व यानी वस्तु स्थायित्व के दोसर नाम दल के पदार्थ स्थायित्व। ये जे छे से इंद्रिय जनित गामक यानी पहली अवस्था के जे छे गुण छे। 4 प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का क्या है, गुण है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। तो बिल्कुल अहाँ के पता है से अहाँ से पूछ रहा है मूर्त के, तो सही जवाब क्या नंबर 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है। बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में बहुत सारे बात पियाजे ने कही है, जिसमें इन्होंने कहा है बहुत सारी अवधारणा दिया, जिसमें अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, समावेशन, स्कीम्स, अनुकूलन, जीववाद, साम्यधारण और केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, बहुत सारी बात इन्होंने कहा है। क्रमबद्धता, सकर्मक अनुमान, प्रतिलोमी चिंतन, संरक्षण, बहुत सारी चीज़ों की चर्चा पियाजे साहब ने कहा है। तो उसके बारे में कह रहा है कौन है, तो सरकार यही जानते हैं स्कीमा। कौन है जी, स्कीमा। देखिए यहाँ स्कीमा, अंग्रेजी भी देखिए SCHEMAS स्कीमा। देखिए पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं मस्तिष्क। क्या कहते हैं जी, हम लोग कहते हैं मस्तिष्क। तो पियाजे ने उसे किस नाम से जाना है, स्कीमा, उसे कहा है स्कीमा। स्कीमा क्या है, एक संग्रह गृह है जो सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित करके माइंड में स्टोर करके रखता है, वही क्या है, स्कीमा। हम लोग जो भी चीज़ सीखते हैं कहाँ जाता है, स्कीमा में। तो बिल्कुल सही जवाब 1 नंबर। देखिए अवलोकन अधिगम यानी देख कर सीखना, इसकी चर्चा नहीं कहा। अनुबंधन
किसी चीज को दोहराना, पुनर्बलन मतलब भी होता है दोहराना, तो ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। सही जवाब 1 नंबर स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कैसे आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। सीडीपी का अध्याय 11, सीडीपी का अध्याय 11 आकलन, असेसमेंट। आकलन का अर्थ होता है जांचना, आकलन का अर्थ होता है जांचना। क्या जांचना? बच्चों ने कितना सीखा, कैसे सीखा और किस प्रकार सिखाएंगे ताकि बच्चे अधिक सीखे। और आकलन या मूल्यांकन भी कह सकते हैं, जो व्यापक रूप से होता है, वो सीखने की प्रक्रिया का अंग होता है। आकलन मूल्यांकन विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए होते हैं। तो देखिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों करनी चाहिए आकलन। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। एक, विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना। देखिए श्रेणी अर्थात रैंकिंग आप नहीं कर सकते, रैंकिंग को कहते हैं मानक संदर्भित मूल्यांकन, वह नहीं कर सकते हैं। 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। बिल्कुल, आप मूल्यांकन या आकलन इसलिए करते हैं कि जो भी अवधारणा बच्चों को बताए हैं उससे संबंधित विचार बच्चा में स्पष्ट रूप से जागृत हुआ है कि नहीं, और अगर कोई कमी है तो उस कमी को भी जानकर उसे भी क्या कीजिएगा, आप दूर कीजिएगा। इसलिए इसका सही जवाब एकदम सटीक कितना नंबर, 2 नंबर। 3 देखिए, विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उसे नामांकित करना, नहीं सरकार। और 4 देखिए, 4 में है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना, नहीं। आप आकलन या मूल्यांकन के द्वारा बच्चों को फेल पास नहीं कर सकते हैं, बच्चे को रैंकिंग नहीं कर सकते हैं, बच्चे को ग्रुप अलग अलग नहीं बना सकते योग्यता के आधार पर। आप क्या कर सकते हैं, बच्चे की त्रुटियों को जानिए और उसे दूर करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, ताकि बच्चे अधिक से अधिक सीखे। बिल्कुल सही जवाब कितने नंबर, 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 11 में है। देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है, तो बुद्धि कार्य करने की एक योग्यता है, बुद्धि समस्या समाधान करने की क्षमता है। हम जो भी चीज समझते हैं किसके आधार पर, बुद्धि के आधार पर। अब बुद्धि एक मानसिक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क में हमेशा सक्रिय रहता है। सीडीपी के अध्याय 7 का बिल्कुल बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के बारे में है। तो बुद्धि के बारे में देखिए कौन चीज सही है। तो एक में है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो बिल्कुल नहीं, सुनिए सरकार, बुद्धि एक ऐसी योग्यता है तो जन्म के समय ही निर्धारित नहीं होती है। जन्म के समय तो आनुवांशिक गुण आता है, लेकिन उसका विकास कहाँ होता है, वातावरण में होता है। तो यह जो फिक्स किया हुआ यह लाइन क्या है, गलत। 2, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो कहेंगे नहीं। सुनिए, आज तक कोई भी ऐसा उपकरण या मशीन का निर्माण नहीं हुआ है जो मानव के मस्तिष्क को सही माप सके। इसलिए आपको पता है कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। गुणात्मक का अर्थ हुआ जिसे ठीक मापा या तौला नहीं जा सके, तो संज्ञानात्मक विकास गुणात्मक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यह जो कहता है सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत। 3, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विषयक है। देखिए, एक प्रकार के विषयक की चर्चा किया है तो बुद्धि एक प्रकार की विषयक नहीं है। हाँ, अगर बुद्धि के सिद्धांत में जिसमें एक कारक सिद्धांत दिया होता, उसके आधार पर खोजने को कहता तो हम ये लगाते। एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बीने, टर्मन, स्टर्न। इनके अनुसार बुद्धि एक प्रकार के होते हैं। अगर यह कहे तो हम आराम से 3 लगा सकते हैं, लेकिन एक कारक सिद्धांत का चर्चा क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको भी टेक नहीं लगाएंगे। और सबसे सटीक और सही जवाब 4 नंबर, बुद्धि बहुआयामी है। बिल्कुल, बुद्धि का आयाम कोई एक नहीं है, यह बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बहुत सारे योग्यता इसमें शामिल है। उसी ग्रुप को कहते हैं क्या, उसी ग्रुप को कहते हैं बुद्धि। और सबसे सटीक बुद्धि चैप्टर में सबसे बेस्ट होता है बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो उनको तो छोड़ सकते नहीं, इसलिए सही जवाब होंगे 4 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचते। देखिए, एकाधिक मतलब एक से अधिक चर्चा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। एकाधिक समस्या समाधानों के बारे में सोचती है।
इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब उसका खुद का होता है, किसी का नकल नहीं किया होता है। देखिए शब्द का अर्थ समझिए, अब बस आराम से टिक लगाइए। मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? तो देखिए पहले ही दिया हुआ है, सृजनात्मक विचारक है। क्या है? सृजनात्मक। अलग अलग सोच पैटर्न वालों को सृजनात्मक बालक कहते हैं। ऐसा बच्चा जिसमें मौलिक चिंतन हो, जो अपने अनुसार किसी वस्तु को निर्माण कर सके या उसके अनेक पक्षों पर चर्चा कर सके, वही तो सृजनात्मक विचारक है। दो जो दिया हुआ है अभिसारी विचारक है, इसका मतलब होता है एक तरीका से सोचना, किसी समस्या समाधान हेतु एक तरीका से। 3 में अनम्य विचारक है। अनम्य मतलब जिसमें लचीलापन हो ही ना। 4 में आत्म केंद्रित। देखिए आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित, बच्चा खुद की आवश्यकताओं को अधिक सोचता है, तो यह भी तो नहीं होगा। इसका सही जवाब होंगे कितने नंबर? 1 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल सब आदमी ध्यान दीजिए, एकदम मतलब नॉर्मल तरीका से आप जो है सो सीडीपी में 30 में 29 आराम से ला सकते हैं। और थोड़ा ध्यान दीजिए तो 30 में 30, ये हमारा रिकॉर्ड है, सरकार हमारे संस्था का रिकॉर्ड है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम, शिक्षण देखिए, शिक्षण सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को कहते हैं शिक्षण। अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया में जैसे हम लोग सीख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रहा है। में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए? देखिए वंचित समूह या वंचित बालक, ध्यान दीजिए किसे कहेंगे? तो ऐसा बच्चा जिसको शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुआ है, जो कॉपी किताब विद्यालय और शिक्षक से मुलाकात लगभग उसको नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे को वंचित बालक कहते हैं, या हाशिए पर स्थित बालक भी इसे कह सकते हैं। तो देखिए वह बच्चा, समूह से संबंधित विद्यार्थी, उसके माता पिता, उस ग्रुप के विद्यार्थी द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति। सहभागिता कम मतलब उस ग्रुप का बच्चा विद्यालय आना कम कर दिया, चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन वो विद्यालय नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यालय नहीं आ रहा है या किसी गतिविधि में भी भाग नहीं ले रहा है, जितना संभव हो उतना नहीं ले रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, तो जाहिर सी बात है समावेशन करना है, आपको पृथक्करण नहीं करना है। 2, एक ऐसी स्थिति इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए जी, आप शिक्षक के रूप में आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते, तो जाओ भाई, आप जा रहे हो तो जाओ, हमने उससे क्या लेना देना, ऐसा आप नहीं कर सकते। 3, इन विद्यार्थियों से अपने अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। मतलब इसे ये कहेंगे, सो आप जितना हमसे अपेक्षा किए हो उसको कम कर लो, फिर भी जो है सो आप क्लास से जुड़ जाओ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हर व्यक्ति की अपनी अपेक्षाएं होती है। 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आप जिस विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह विधि बच्चों के समझ से परे है, यानी वह उसे बच्चा अच्छा से समझ नहीं पा रहा है, और नहीं पा रहा है तो आपकी कक्षा में बच्चा सो जाएगा, 5 मिनट मांग के क्लास से बाहर निकल जाएगा। इसलिए कहा गया है कि आप अपने शिक्षण विधि पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। अब बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीकों को क्या कीजिए? ढूंढिए। तो बिल्कुल सही जवाब 4 नंबर, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक समावेशी कक्षा। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, वंचित समूह से उसी अध्याय से यह भी क्वेश्चन है, मतलब उस अध्याय से एकदम 2 क्वेश्चन आ गया एक अध्याय से, लेकिन जाहिर सी बात है लगभग एक अध्याय से एक ही प्रश्न होता है। तो समावेशी कक्षा, ऐसी कक्षा जिसमें सभी बच्चे एक साथ बिना किसी भेदभाव के कक्षा में पढ़ता हो, उस कक्षा या विद्यालय या शिक्षा को समावेशी कक्षा कहते हैं, विद्यालय कहते हैं और शिक्षा कहते हैं। कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को, विशिष्ट शैक्षणिक योजना मतलब ऐसा नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल, एक होता है विशिष्ट। नॉर्मल जो हर जगह उपलब्ध हो, विशिष्ट मतलब जो कभी कभी और किसी के पास उपलब्ध हो, को क्या करना चाहिए? तो एक में दे रहा है तैयार नहीं करनी चाहिए, 2 में दे रहा है कभी कभी तैयार करनी चाहिए, 3 में दे रहा है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, 4 में तैयार करने के लिए हतोत्साहन होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं 3 पॉइंट ऐसा है जो निगेटिव है, केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जो क्या है? तो नॉर्मल, जैसे हम लोग रोज खाना में दाल भात सब्जी खाते हैं, तो किस दिन नया नया चीज आ गया, पनीर आ गया, तो वो क्या हुआ? विशिष्ट खाना। तो आप जो नॉर्मल विधि है उससे तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में विशिष्ट शैक्षिक योजना का को भी आपको क्या करना है? सक्रिय रूप से तैयार करना है। इसलिए सही जवाब कितने नंबर? 3 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पठन वैफल्य डिसलेक्सिया या इसे अलेक्सिया भी कहते हैं, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? यानी ऐसा बच्चा जिसमें पठन वैकल्य है तो उसका लक्षण क्या है, कैसे आप पहचान सकते हैं? जैसे आप किसी को बुखार है, आप कैसे जान सकते हैं? तो उसका शरीर देखिए मतलब गर्म रहता है, उससे जांच लेते हैं। तो पठन वैकल्य है बच्चा में, उसे कैसे जान सकते हैं? तो देखिए, एक में है न्यून अवधान विकार। देखिए पठन वैकल्य न्यून अवधान विकार ADHD, यह भी एक जो है सो विकार ही है, ADHD, जिसमें बच्चा किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तो यह पठन से संबंधित नहीं है। 2, अपसारी चिंतन और पढ़ने में धारा प्रवाहिता। देखिए चिंतन, अपसारी चिंतन अगर कर रहा है तो यह समस्या होगा, आप पढ़ने में धारा प्रवाही है तो नहीं, यह भी समस्या नहीं है, क्योंकि पढ़ने में यह समस्या खोज रहा है। 3 देखिए, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, अक्षमता यानी कमी, जिसमें बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है, तो इसका संबंध किससे है? 3 से। 4, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, तो यह तो सोलीन विद्यार्थी का कार्य है, सोलीन का गुण है। कौन बच्चा है? सोलीन बच्चा का यह गुण है। लेकिन पठन वैकल्य का गुण क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। बिल्कुल सही जवाब 3 नंबर। आइए 2 तो अपसारी चिंतन है, पढ़ने में धारा प्रवाही है, तो इसमें तो कोई कमी है ही नहीं, चूंकि कमी कह रहा है इसलिए हम इसको नहीं टिक लगा सकते। ये अच्छी बात है, यह सब बच्चों में रहनी चाहिए। चलिए 15 का 3 नंबर। हाँ चलिए अब हम लोग देखते हैं 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? देखिए आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में क्या हुआ? लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, और साथ ही विकलांग बच्चे यानी दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18। और यह भी कहा गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जब लागू हो गया पूरा देश में, तो कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझातीय हो गया। तो अब नया चीज, उसमें जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है वह किस पर आधारित होगा? तो देखिए एक में है व्यवहारवादी सिद्धांत। जब भी सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत हो, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत तो ज्यादातर अनुकरण पर आधारित होता है। 2 में देखिए अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, कभी भी सीखने में किसी बच्चों के प्रति सहानुभूति दया दृष्टि रखना ही नहीं है, सबको समान रूप से मानना है, तो यह भी नहीं होगा। 3 में अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, इसमें अधिकार ही दिया हुआ है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या करना है? प्रदान करना है, तो यही है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। 4 कर रहा है मुफ्त व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों की मुख्य धारा में शामिल करना, नहीं, व्यावसायिक शिक्षा केवल देना है नहीं जी, तो इसलिए सही जवाब कितने नंबर होंगे? 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17 देख लेते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, संरचनावादी देखिए कभी भी अधिगम यानी सीखना जो है वो संरचनावादी या रचनात्मक होनी चाहिए। रचनात्मक में मतलब जब बच्चा स्वयं से खुद के बुद्धि विवेक के आधार पर जब वो सीखता है, खोज करके सीखता है, उसी गुण को कहते हैं संरचनावादी या रचनावादी। बिल्कुल। अब देखिए एक में यंत्रवत याद करने पर आधारित होना चाहिए, तो पहले पता है नहीं। प्रबलन पर केंद्रित होना चाहिए, सीधे किसी चीज को बार बार दोहराने पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं। आपको पता है रीइंफोर्समेंट सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, अगर हिंदी में प्रबलन है इसका प्रतिपादक कौन है? CL हल। और यही जब हिंदी में पुनर्बलन है, पुनर्बलन, तो इसका जो है सो सिद्धांत करता कि कौन है? स्किनर। इन दोनों ने कहा जब बच्चा सीखी हुई चीज को बार बार दोहराता है और दोहराने के दौरान जब उसे सफलता मिलती है तो वह और उत्साहित होकर चीजों को दोहराता है, तो प्रबलन यानी बार बार दोहराने पर नहीं होगा। 3 अनुबंधन द्वारा अर्जित है, देख कर या किसी चीज को बार बार करके सीख रहा है, यह भी नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन मतलब समझ, अवबोधन मतलब समझ की प्रक्रिया पर क्या है? केंद्रित है। 2 शब्द है देखिए, एक हुआ अपबोधन, एक हुआ अबोध। तो अबोध देगा तो इसका मतलब है ना समझ, अबोध मतलब हुआ ना समझ जी। अवबोध दिया या अवबोधन दिया उसका मतलब क्या होता है? समझ। ध्यान से, दोनों शब्द में बहुत ज्यादा मतलब जैसे ये आता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए 17 का कितना नंबर? 4 नंबर। आगे देखिए आगे देखते हैं हम लोग 18
18 में कह रहा है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चा सहजानुभूत सिद्धांत बनाता है तो इस संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी सबसे इसे कहते हैं मासूमियत विचार। कोई भी चीज़ हो, जैसे हम लोग देखते हैं बचपन में सुनते थे, सो यह नदी का आविष्कार कैसे हुआ, तो कहानी यह प्रचलित था कि रात में सब लोग सोए हुए थे और दैत्य भूत प्रेत आया, उसको जो है सो नदी बना के चला गया। तो यह क्या है, सहजानुभूत विचार है। अपना अनुसार से बच्चा कुछ कुछ जो निर्माण करता है अपना बुद्धि विवेक के आधार पर, तो उस सिद्धांत वही बात उसको क्या करना चाहिए। तो एक में कह रहा है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करनी चाहिए। तो सुन लीजिए ना, ऐसा कार्य आप नहीं कर सकते। बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते जी, अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी विचार उत्पन्न किया वो अपने बुद्धि विवेक के आधार पर किया ना, तो उसे अनदेखा नहीं कर सकते। दो, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, दंडित नहीं कर सकते हैं। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, यह भी नहीं होगा। और 4, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। जी बिल्कुल, बच्चा जो विचार अपने मन में उत्पन्न किया है, आप क्या कर सकते हैं, तो जो सोचा है उसके जस्ट उल्टा कुछ तर्क दीजिए और तर्क के आधार पर जो है सो आप उसे कहिए अगर ये होगा तो क्या होगा। जैसे हम लोग देखिए आसानी से समझते हैं, बचपन में हम लोग कछुआ और खरगोश की कहानी सबने सुना है। सबको पता है कि रास्ते में खरगोश चूंकि दौड़ने में तेज था, कछुआ उसकी अपेक्षा धीमे थे, तो खरगोश थोड़ी दूर आगे जाकर वो सोचा थोड़ा आराम कर ले, तो वह सो गया। फिर जैसे ही सो गया तो कछुआ धीरे धीरे चला, तो फिर वो रेस जीत गया। आप बच्चे को यह कह सकते हैं, सो अगर खरगोश नहीं सोया रहता तो क्या होता। तो यही तो है प्रतिकूल विचार। दीजिए आप बच्चे को अपना तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दीजिए, तो उससे और बुद्धि का विकास होगा। सही जवाब कितने नंबर, 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित, जिसे हम लोग कहते हैं बाल केंद्रित, देख रहिए, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बिल्कुल बाल केंद्रित। आपको पता ही है वर्तमान में शिक्षा पद्धति भी है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे पहले बल कब दिया गया था, NEP 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। और इसमें क्या कहा गया था, सो बच्चों को अधिक से अधिक हस्तपरक अनुभव यानी हाथ से करके सीखने का क्या देनी चाहिए, अवसर देनी चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा पर किसने बल दिया, गीजू भाई ने। किसने बल दिया जी, गीजू भाई। अध्याय 6 का क्वेश्चन है। इनका समर्थन किसने दिया, तो जॉन डीवी। इनका समर्थन दिया जॉन डीवी, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है और जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दिया। किसने दिया, जॉन डीवी साहब ने। तो अब देखिए ना, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो एक में कह रहा है एक पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए, यानी पुस्तकीय ज्ञान पर बल बिल्कुल नहीं, जो किताब में हो उसी से ही मानेंगे नहीं। बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देनी, सबसे बड़ी चीज बच्चा अपने दैनिक जीवन में क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है उसको जो है सो क्या देना है, प्राथमिकता देना है। 3 में देखिए याद करना है। 4 में योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना नहीं, बांट नहीं सकते। बिल्कुल सही जवाब कितने नंबर, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से, बिल्कुल CDP का अध्याय 21, संज्ञान और संवेग, ठीक, संज्ञान और संवेग, इमोशन एंड कॉग्निशन। बिल्कुल धन के संज्ञान, डर, संज्ञान जो ज्ञान है या समझ है वो मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है शब्द है, और संवेग इमोशन, डर, भय, क्रोध, घृणा से जुड़ा हुआ शब्द है। तो सुनिए, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। अगर बच्चों में संतुलित संवेग हो तो बच्चा अधिक सीखेगा। यानी अगर बच्चा कक्षा में कम डरे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो खुश रहे, हैप्पीनेस रहे, तो जैसे ही हैप्पी खुश रहेगा तो बच्चा अधिक सीख रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्रोधित है, समझ रहे ना, तो ऐसा अगर उसमें है तो वो बच्चा सीख नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही संवेग असंतुलित हुआ तो संज्ञान ऑटोमेटिक काम करना क्या हो जाता है। आप देखिए ना, आप जब भी क्रोधित रहेंगे तो कोई भी छोटा चीज़ याद करने के लिए सोचेंगे, गाड़ी का चाबी भी वह भी आपसे मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही संवेग अस्थिर हुआ तो संज्ञान भी क्या हो जाता है, अस्थिर। इसी पर क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग देखते हैं, सो एक बच्ची अपने परीक्षा में A+ ग्रेड लाना चाहती थी
और वो पढ़ने में भी बहुत तेज थी, लेकिन जैसे ही परीक्षा हॉल में पहुंची उसका हाथ पांव कांपना शुरू हो गया, शरीर ठंडा पड़ना शुरू हो गया, दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई और वो परीक्षा में फेल हो गया। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है जो आकस्मिक संवेग था उसका वह बच्चा जो है सो मतलब सामना नहीं कर पाया, जिसके कारण वो सब हो गया। अब देखिए ना, हम लोग कितना भी तैयारी अच्छा से, देखिए 20 तक क्वेश्चन है, कभी भी लगा सो कौन डॉट है कौन डॉट नहीं है, यानी डॉट नहीं मतलब डॉट की तो कहीं पर चर्चा है ही नहीं। हर एक क्वेश्चन को सहज रूप से आप जो है सो जैसे लगता है पहले संदर्भ में ज्ञान है वैसे जवाब देते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में पहुंचे, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट कभी भी हो, कोई ऐसा दोस्त हो जो चाहेगा सो आपके माइंड को हम कन्वर्ट कर देंगे, वो ठंडे में भी आएगा, वो पसीना पोंछते हुए कहेगा पार्टनर गेलिए अपना आर, हर एक क्वेश्चन लागे छे एबे नहीं करे छे। ई तरह के विचार जाए कि यहाँ के सामने में बोलत यानी आपके सामने में बोलेगा तो समझिए थोड़ा थोड़ा डर आप में आना शुरू हो गया और उससे आपका भी एग्जाम क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। कोई कितना भी पढ़ा क्यों ना दे, कितना भी अच्छा तरीका से पढ़ा क्यों ना दे, जब तक आप संवेग को संतुलित नहीं कीजिएगा संज्ञान आपका काम करना बंद कर देगा, यानी संज्ञान भी काम नहीं करेगा। हाँ, जस्ट उल्टा, अगर संज्ञान अच्छा है तो संवेग भी कोई भी कितना डराएगा फिर भी आप डर नहीं सकते, बोलेंगे अरे यार चलो देख लेते हैं, पूरा हम लोगों के पास क्षमता है, एकदम अच्छा से रिजल्ट लाएंगे, एकदम 130 प्लस 120 प्लस कर देंगे। तो चलिए, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से अलग है नहीं, स्वतंत्र है नहीं, सन्निहित यानी जुड़ा हुआ है तो हाँ, असंबंधित नहीं है, संबंधित है तो नहीं। देखिए 3 अलग है एक सेम है तो बिल्कुल क्या कर दिए, लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 21, फिर संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन क्या है? जब भी संरचनावादी सिद्धांत हो तो बिल्कुल उसमें बच्चों की अपनी मौलिकता पर बल दिया जाता हो, बिल्कुल। तो देखिए एक में दिया हुआ है अधिगम पुनर्उत्पादन, मतलब हम जैसे बोलते वैसे फिर से आप भी बोलो, एवं स्मरण की प्रक्रिया पर आधारित है। नहीं, पुनर्उत्पादन जैसे मंत्र बोलते हैं ना, पंडित जी जैसे आगे बोलते हैं हम लोग पीछे पीछे बोलते हैं, उसी को कहते हैं पुनरुत्पादन। तो ये तो आप किसी का अनुकरण कर रहे हैं ना, अनुकरण जैसे ही कर रहे हैं तो संरचनावादी होगा, बिल्कुल नहीं। तो चलिए एक नहीं। 2, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, नहीं, सीखना याद करने की प्रक्रिया नहीं है। और 3 देखिए, 3 में करा है अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। आवृत्ति संबंध मतलब एक चीज को बार बार दोहरा करके आप व्यवहारों को अनुबंधन कर रहे हैं, व्यवहारों को जोड़ रहे हैं, तो यह भी होगा ना। तो क्या है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की क्या है, सबसे बेस्ट सक्रिय विनियोजन। बच्चा एक्टिव रहे, आप अपने विचारों को रखे, साथ में बच्चा भी अपने विचारों को क्या करे, रखे, और उसके द्वारा ज्ञान की संरचना की क्या है, प्रक्रिया है। बिल्कुल सही जवाब कितने नंबर, 4 नंबर। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। स्पष्ट उदाहरण देखिए, सीखने के दौरान उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देनी चाहिए। उदाहरण वह हुआ जो किसी अवधारणा का एग्जाम्पल पुस्तक में दिया हुआ हो, और गैर उदाहरण वह हुआ तो जब हम उस चीज को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर जब चर्चा करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, गैर उदाहरण। तो देने का क्या परिणाम होगा, तो एक में देखिए अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहन करने के लिए यह एक क्या है, प्रभावशाली तरीका है। अवधारणात्मक परिवर्तन यानी बच्चे में चाहते हैं कॉन्सेप्ट का विकास करना। कॉन्सेप्ट वही ना, किसी विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर अधिगम है यानी सीखना, तो सीखने के बारे में हर एक जानकारी, विकास हुआ तो विकास के बारे में हर एक जानकारी, संज्ञान है तो संज्ञान के बारे में हर एक जानकारी, संवेग है तो संवेग के बारे में हर एक जानकारी। इसी को क्या कहते हैं, अवधारणा। और परिवर्तनों को प्रोत्साहन करने, प्रोत्साहन मतलब आप में उस चीज के बारे में हर जानकारी को विकसित करने के लिए यह क्या है, एक प्रभावशाली तरीका, मतलब अच्छा से आप सीख सकते हैं। इसलिए ना एनसीएफ 2005 में क्या कहा है, कक्ष के ज्ञान को यानी पुस्तकीय ज्ञान को बच्चे के दैनिक जीवन से क्या कीजिए, जोड़िए। तो बिल्कुल ये तो सटीक है। आगे बढ़ते हैं। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, नहीं, भ्रांतियां डाउट उत्पन्न करता है, नहीं जी, यह नहीं करता है, गलत है यह। 3, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ये दैनिक जीवन से कहबे तो अभाव हते हो ना,
और 4 यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर क्या है, केंद्रित है। कार्य विधि जेमे कोई एगो चीज के बार बार दोहरा कर सीख लिए ओहि पर केंद्रित है, तो बिल्कुल की है यो नहीं। सही जवाब 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आप चाहते हैं बच्चे सीखने की गतिविधि में शामिल हो। जैसे हम लोग बचपन में थे तो क्या करते थे, माता पिता हमारे गुरुजी पुरस्कार भी देते थे और कभी कभी गर्दा भी छोड़ा देते थे, दोनों करते थे। तो यह जो बार बार किया जाता है तो उससे बच्चे के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, एक बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाएगी, बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाएगी अर्थात आंतरिक बढ़ जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन या प्रेरणा, प्रेरणा 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक है आंतरिक, आंतरिक, दूसरा क्या है, बाह्य यानी बाहरी। आंतरिक अभिप्रेरित बालक वह है जो किसी कार्य को कब करता है तो अपने रुचि के आधार पर, जिज्ञासा के आधार पर, अपने समझ विकसित करने के लिए कोई कार्य करता है, वह क्या है, आंतरिक अभिप्रेरित है। यानी जिस बच्चे को कभी भी किसी कार्य को करने के लिए नहीं कहा जाता है लेकिन फिर भी वह अपने मन से अपने रूटीन वाइज वो पढ़ाई करता है, तो ऐसे बच्चे क्या है, आंतरिक अभिप्रेरित। अब बाह्य अभिप्रेरित बच्चा क्या है, तो जो पुरस्कार के लिए कार्य करे, दंड के डर से कार्य करे, प्रशंसा के लिए कार्य करे, मतलब अच्छे अंक लाने के लिए क्या करे, कार्य करे, तो देखिए वो सब क्या है, बाह्य अभिप्रेरित। तो अब देखिए, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है बाह्य अभिप्रेरण वाला बच्चा है यह। तो एक में कह रहा है बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाएगा, मतलब वह स्व आंतरिक बढ़ेगा, तो कहेंगे नहीं। 2 आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती जाएगी। देखिए, पुरस्कार दंड करेंगे तो आंतरिक का चर्चा है कहीं पे, आंतरिक में दंड सबका चर्चा है नहीं। 3 यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करेगी, प्रोत्साहन करेगी। 4 में देखिए कह रहा है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि या जिज्ञासा क्या हो जाएगी, कम। 3 में कह रहा है यह बच्चों को प्रदर्शन के आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर, देखिए निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन करा। प्रदर्शन कैसे हुआ, इससे अच्छा है आप उसमें निपुण हो जाओ। तो दंड और पुरस्कार का प्रयोग करेंगे तो अधिक से अधिक निपुण होगा नहीं, तो उसमें क्या होगा, तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। कितने नंबर, 4। ये जो गुण है ये सब तो आंतरिक का गुण है, तीनों किसका गुण है, आंतरिक का। लेकिन पुरस्कार दंड है तो बाह्य, तो बाह्य वाले बच्चे में क्या होगा, स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाएगी। सही जवाब 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देते हैं। सार्थक अधिगम, उचित अधिगम यानी अच्छा सीखना को क्या कहते हैं, सार्थक, जो आपके लिए अच्छा हो, और निरर्थक जो आपके लिए अच्छा नहीं हो। वृद्धि की अवस्था में कभी भी पूछेगा किस अवस्था में बच्चों में सार्थक अधिगम की शुरुआत होता है, तो शैशवावस्था में। किस अवस्था में सरकार, शैशवावस्था में, 0 से 2 वर्ष। ठीक, आगे चलिए। सार्थक प्रथाएं, सार्थक अधिगम को कौन बढ़ावा देगा, तो बताइए। शारीरिक दंड देंगे तो उचित सीखना होगा नहीं। सहयोगात्मक अधिगम और पर्यावरण होनी चाहिए, मिलजुल करके सीखना, यही तो सार्थक है। और सतत और समग्र मूल्यांकन करना चाहिए, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE होनी चाहिए, तो यह भी तो है सार्थक अधिगम। लेकिन निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे नहीं, तो ये 2 निगेटिव है और 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो सार्थक अधिगम पूछ रहा है इसलिए ये दोनों होगा। ऐसे में अगर निरर्थक पूछता तो होगा 1 और 4, लेकिन हम लोग सार्थक तो 2 और 3। देखिए 2 और 3 कहाँ है, 2 नंबर। सही जवाब कितने नंबर, 2 नंबर। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। जटिल अवधारणा की समझ है जो बहुत कठिन से बच्चा समझता है, उसको कैसे सहज कर सकते हैं। सहज मतलब कैसे आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। तो देखिए, एक में व्याख्यान देकर, व्याख्यान देंगे, सब बच्चों में व्याख्यान की क्षमता विकसित होता है नहीं। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, देखिए प्रतियोगिता, बच्चों के बीच प्रतियोगिता की चर्चा नहीं होनी चाहिए, शिक्षक के बीच प्रतियोगिता की चर्चा हो तो अच्छी है, अच्छी बात है। 4 बार बार यांत्रिक अभ्यास के दौरान, बार बार यांत्रिक अभ्यास करेंगे तो रटने की प्रवृत्ति का विकास होगा। और 4 अन्वेषण यानी खोज एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके सबसे बेस्ट और सटीक जवाब कितने नंबर, 4 नंबर। बिल्कुल
क्वेश्चन नंबर 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहन कर सकती है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है, यानी कक्षा 1 से 5 तक की मैडम है, वो प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनानी चाहती है, जिससे बच्चे अपने दैनिक जीवन की हर समस्याओं को क्या कर पाए, समाधान कर पाए। तो किस प्रकार प्रोत्साहन करेंगे? तो देखिए, एक में आपको इसमें चर्चा है, और बच्चा एक समस्या समाधान एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो बच्चा क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है, बच्चा समस्या समाधान करता है। बच्चों में समस्या समाधान करने की गुण विकसित करने के लिए पहले तीन स्टेप है इसका। पहले बच्चों के सामने छोटे छोटे समस्याओं को प्रस्तुत करेंगे। दूसरा स्टेप है उसे समाधान करने हेतु प्रोत्साहन करेंगे। तीसरा स्टेप है बच्चा जो समस्या समाधान किया है उसका मूल्यांकन करेंगे। मतलब इस क्रम के द्वारा आप बच्चों में समस्या समाधान करने की क्षमता को विकास यानी विकसित कर सकते हैं। और बच्चों को समस्या समाधान करने की क्षमता क्यों विकसित करनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा अपने समस्याओं का समाधान अगर नहीं कर पाता है तो बताइए वह समाज, देश और विश्व की समस्याओं को समाधान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए वैसे तो यह स्वाभाविक गुण है कि हर बच्चा जन्म से ही समस्या समाधान करता होते हैं, वैज्ञानिक खोज करता होते हैं, अपने समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चों में इस क्षमता की कमी हो तो वह किसका उत्तरदायित्व है ताकि उसमें समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास करे? तो यह है शिक्षक का उत्तरदायित्व। बिल्कुल ध्यान रखिए, हम लोगों से गणित का कोई भी एक सवाल भी नहीं बनता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि आप में समस्या समाधान करने की क्षमता जो है उसमें थोड़ी कमी है। बिल्कुल, समस्या का मतलब यही हुआ। चलिए अब देखिए कौन तरीका अच्छा है। तो एक में प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, सरकार देखिए जैसे ही भौतिक पुरस्कार दीजिएगा बच्चा बाह्य अभिप्रेरित होगा तो वह केवल पुरस्कार के डर से ही वह क्या करेगा, सीखना शुरू करेगा। जिस दिन पुरस्कार नहीं दीजिएगा वो क्लास नहीं आएगा, इसलिए पुरस्कार नहीं देना चाहिए। 2, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर के, केवल एक प्रोसेस पर बल देने पर, प्रक्रियात्मक प्रोसेस सही है लेकिन केवल दे दिया है केवल, इसलिए यह क्या है? 3, गलत उत्तरों को स्वीकार करने के एवं दंडित करके। आप देखिए बच्चा में चाहते हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान करे, तो गलत उत्तर किया तो उसे स्वीकार करेंगे, जैसे बचपन में पीट देते थे वैसे पीटिएगा नहीं। 4, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, यानी बच्चों से कहेंगे आप भी सोचिए इसके बारे में, और जैसे बच्चा सोचा उसी आधार पर आप क्या कीजिए, विचार मंथन कीजिए। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, बिल्कुल ध्यान रखिए, पॉजिटिव बात है। यहाँ पर है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग किसे कहते हैं? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक सृजनात्मक विचार है जिसमें बच्चे ग्रुप में बैठे होते हैं और किसी टॉपिक पर अपने अपने विचार को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अपने अपने मौलिक विचार को, सृजनात्मक विचार, रचनात्मक विचार को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। बिल्कुल ध्यान रखिए, इसलिए सही जवाब क्या होगा? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ध्यान रखिए, तीव्र गति से घटित होता है। तो वृद्धि की अवस्था या विकास की अवस्थाएं में आप पढ़े ही हैं, शैशवावस्था में बच्चों में विकास की गति क्या होता है, तीव्र होता है। और सबसे बढ़िया अपना के गांव घर में छे कहे छे तेल करे चप चप, बउआ बढ़े लप लप। आ लप लप मतलब बहुत जल्दी जल्दी, और जल्दी है कौन अवस्था में यो? तो ऑप्शन में शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, 3 में मध्य एवं किशोरा, 4 में किशोरा एवं वयस्कता। एकदम सही जवाब क्या नंबर यो? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। बच्चा के जानते यार कहिया छे, जन्म से 2 वर्ष में ज्यादा जानते छे ना, तो बिल्कुल शैशवावस्था। क्या नंबर यो? 1 नंबर। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखियो अध्याय 100 आई छे अध्याय 200 कहे कौन सिद्धांत नहीं है? तो विकास के जितने भी अपन अपन अभिलक्षण छे वे तो सिद्धांत छे। तो देखियो ने, क्या विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? बिल्कुल। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल। जो गर्भावस्था से कब तक चलता है? मृत्यु तक चलता है। तो बिल्कुल एक ही छे यो, सही छे। 2, विकास परिवर्त होता है। देखो परिवर्त मॉडिफाइबल होता है।
तो बिल्कुल अहाँ जकरा कह सकै छियै मॉडिफाइबल होता है, तो मॉडिफाई बच्चा में जो कोनो कमी छै अहाँ ओकरा मॉडिफाई देखै छियै, गाड़ी आर के मॉडिफाई करै छियै ने, स्ट्रक्चर मतलब मॉडल चेंज कऽ दै छियै, तऽ अहाँ की कऽ सकै छियै, परिवर्तन कऽ सकै छियै। ठीक छै, आगे देखियो, विकास अनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। आचार के विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करता है, वो प्रभावित करने वाले कारक छबे न करे, आय के प्रभावित नहीं करता है, तो यह कथी चाहिए, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है, नहीं करता है, तो ये भऽ गेलै 4 नंबर, यह कि छै गलत छै, आ बाकी सब कि छै यो सही छै, तो बिल्कुल सही जवाब 4 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान दियो, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, कोई भी दो बालक या बालिका आपस में समान नहीं है, यही क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता देखियो ने, हमर चेहरा अहाँ के चेहरा जते गोटा छियै, एक ही परिवार में सब व्यक्ति के चेहरा देखियो एक जैसा छै, हाइट एक जैसा छै नहीं, गुण एक जैसा छै नहीं छै, वह की कह लेते व्यक्तिक विभिन्नता। और व्यक्तिक विभिन्नता होने के क्या कारण है, क्यों बच्चों में व्यक्तिक विभिन्नता होता है, बहुत सारी बात है, अनुवंशिकता, वातावरण कह सकै छियै अहाँ, परिवार के परिवेश कह सकै छियै, विद्यालय कह सकै छियै, शिक्षा के मतलब ज्ञान के स्तर कह सकै छियै, खान पान भी कह सकै छियै, मतलब जते चीज कहबै सब में की हेतै, सही हेतै। तो देखियो प्राथमिक कारण कह रहल छै, एहिमे से सबसे मुख्य जे पहले सबसे पहले आबे वो की छियै, तो लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेतक। ठीक छै, 2 में छै जन्मजात विशेषता, 3 में छै पर्यावरणीय प्रभाव, आ 4 में छै अनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो देखियो एहिमे केवल एगो चीज के चर्चा छै, एहिमे जन्मजात विशेषता उहे भऽ गेलै कथी, अनुवंशिकता, आ 3 में केवल पर्यावरण के चर्चा छै, और 4 में की छै अनुवंशिकता और पर्यावरण दुनू, ताहि दुआरे कोन लगेबै यो 4 नंबर, बिल्कुल 4 नंबर सही जवाब हेतै। क्वेश्चन नंबर 30 ओझका देखियो, ओझका वीडियो के लास्ट, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। सीडीपी के अध्याय 4, सीडीपी के अध्याय 4 समाजीकरण, सोशलाइजेशन किसे कहेंगे, तो समाज के नियमों के अनुरूप स्वयं को ढालना, समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोली विचार को मानने लगना या उसके अनुसार अनुकूलित हो जाना, क्या कहलाता है, समाजीकरण। और बच्चों में समाजीकरण की शुरुआत कब से होती है, तो जन्म से, और कब तक होते रहता है, तो मृत्यु पर्यंत होते ही रहता है। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था में। समाजीकरण की प्रक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण, बिल्कुल द्वितीयक या गौण समाजीकरण। देखियो प्राथमिक समाजीकरण में तो जानते छे हर बच्चा परिवार से जुड़ल छे, कथी से जुड़ल छे यो, परिवार से, तो परिवार और आस पड़ोस जे अगर कह दे तो ये प्राथमिक भ गेले, या अकेले आस पड़ोस अगर पूछ दे तो भ गेले द्वितीयक। आ द्वितीयक में परिवार के बाद बच्चा सीधे जाए छे कत, विद्यालय, तो विद्यालय, पास पड़ोस और मीडिया, पास पड़ोस और मीडिया, जी विद्यालय, पास पड़ोस और मीडिया, ये कौन छे द्वितीयक। तो अपना आर के द्वितीयक पूछलकै तो जेमे परिवार होइए के नहीं चाही, तो एक में देखियो कथी पूछने छे, परिवार और पास पड़ोस, तो हेतै यो ना, 2 परिवार और मीडिया देने छी होते। आ सबसे बेस्ट है विद्यालय, कियाकि द्वितीयक के मुख्य विशेषता विद्यालय एबेटा करे छे, विद्यालय के छोड़ देबे तो द्वितीयक कोनो एग्जाम्पल नहीं छे, कियाकि समाज जे छे मीडिया घरों में काम करे छे, विद्यालयों में काम करे छे। अहाँ यूट्यूब पर वीडियो घरों में देख सके छे, विद्यालयों में देख सके छे, तो दुनू में मिक्स भ जाय छे, तो सबसे सटीक 3 नंबर। अच्छा देखिए मीडिया एवं पास पड़ोस, चूँकि ई प्राथमिकों में आवे छे, तो दुआरे एकरा नहीं मान्यता देल जाय छे, क्या नंबर देल जाय छे, 3 नंबर, विद्यालय एवं मीडिया, सही जवाब क्या नंबर, 3 नंबर। तो चलो आशा करे छी जे अहाँ सब गोटा के विचार एकदम बढ़िया से समझ में आबैत हेतै। कोनो विश्लेषण में अगर कोनो दिक्कत हेतै तो तुरंत अहाँ जैसे से कमेंट्स में जैसे से अहाँ विचार व्यक्त करबे, और साथ अहाँ सब गोटा के आग्रह कि ज़्यादा से ज़्यादा अहाँ जैसे से फॉलो करियो, चैनल के सब्सक्राइब करियो, और अपन दोस्त मित्र के साथ शेयर करियो, जैसे पता चले से सीटेड प्लेटफॉर्म चैनल पर जैसे से एकदम सहज अनुभूति के आधार पर समस्या के की कयल जाय छे, समाधान कयल जाय छे। तो चलू ठीक छे, मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।